तो यूपी बोर्ड के अनसोल्ड पेपर करने में, देखो ये अनसोल्ड है यूपी बोर्ड 2019 से 2023 तक के सब सेट है इसमें। तो इसमें हमने सेट वन जो था 340 BS, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के घ तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का के। तो अब मैंने ना ये सोचा है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली थ्योरी लिखनी होती है, तो बोर्ड पर उनको रिकॉर्ड करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे कि ये सेट कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि पेपर से पहले ही सेट कंप्लीट हो जाए, इसलिए इसको मैं सीधा बुक से रिकॉर्ड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो यह नाभिक के वर्गीकरण, नाभिक को 3 जो है कह सकते हैं 3 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, उनमें से एक है समस्थानिक। समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो, ऐसे एक ही तत्व के ये जो है सेम तत्व के परमाणु होते हैं नाभिक हो गए। तो सेम तत्व के परमाणु के नाभिक होते हैं, जैसे कि क्लोरीन का नाभिक है, इसमें जो है परमाणु क्रमांक इसका भी 17 है, इसका भी 17 है। देखो जिनको नहीं पता, यहाँ पे जो है ये परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिंबल होगा उसका, और इधर लिखा जाता है ए यानी परमाणु भार। ठीक है, तो जेड से परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं और ए से परमाणु भार को। जैसे कोई भी सिंबल होगा किसी भी परमाणु का, किसी भी नाभिक का, उसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर हम परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, प्रोटॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जैसे इसमें 17 प्रोटॉन है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 35 में से 17 हटाओ, इसमें 18 न्यूट्रॉन्स होंगे और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, मैं ऐसे बोल रहा कि परमाणु भार अलग अलग है पर परमाणु क्रमांक समान है। ऐसे ही ये लिथियम 3 लिथियम 6 और 3 लिथियम 7, इसमें 3 प्रोटॉन है पर न्यूट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 4 है। ऐसे ही हाइड्रोजन ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, इसके नाम भी ये ऑक्सीजन के है। देखो एक चीज आप नोटिस करोगे, सिंबल सबके ओ लिखे जा रहे हैं, क्योंकि सिंबल जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक से। जिसका परमाणु क्रमांक 8 है तो सबके सब क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 है तो सबके सब हाइड्रोजन होंगे, 3 है तो सब लिथियम होंगे। ठीक है, परमाणु भार पे डिपेंड नहीं होता, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस ऐसे ही ये जो है नियोन के है 10 20 10 21 10 22, और जो है यूरेनियम के 19 to 35 19 to 38। एक कार्बन के भी होते हैं 6 कार्बन 12 6 कार्बन 13 6 कार्बन 14। तो 2-3 एग्जांपल्स इनमें से आप नोट कर लोगे, और डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एक ही तत्व के परमाणु जिनके नाभिक के परमाणु क्रमांक समान हो, या यूँ कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं, समप्रोटोनिक भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, इनके देखो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इनका, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होगा। तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण होते हैं वो इनके समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वे इनके अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु भार नाभिक में परमाणु भार क्या अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे समभारिक। ठीक है, समभारिक इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या। देखो न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन। या इसका मतलब हो सकता है आप समझ सकते हो कि नाभिक में रहने वाले, जो भी नाभिक में रहते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, में क्या होता है न्यूक्लियॉन्स। तो इनमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है, जैसे कि देखो ट्राइटियम में कितने हैं, 3 न्यूक्लियॉन्स यानी परमाणु भार 3 है, और इस हीलियम के इस नाभिक में भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन इसमें 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है, जो है न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर जो उनका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो सेम होने जरूरी है, वे क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें
एक चीज नोट करो, यहाँ पे H लिखा है हाइड्रोजन और यहाँ पे He लिखा है हीलियम। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले बताया था, अभी जो सिंबल डिसाइड होता है वो किससे होता है, परमाणु क्रमांक से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, वो अलग अलग हो गए। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन 17 वाला और फ्लोरीन 17। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8 है, 9 है। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 9 है। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, 8 है। पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या दोनों में, सेम है। तो ये भी समभारिक हो गया, यानी इनके परमाणु भार समान है। ऐसे ही हो गए। अब देखो, जब ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल गए तो जो है परमाणु तो बदल जाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम होगी ही नहीं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी इनकी। ठीक है, और क्योंकि ये अलग चीज़ है, ऑक्सीजन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होगी इनकी। तीसरे होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान हो जाएगा। ठीक है, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन है, इसमें 2 है। और जो है देखो, एक चीज देखो, 2He3 और 2He4 वो लिखा नहीं था वहां पे। ये जो है, ये क्या है, ये सम स्थानिक है। ठीक है, सम स्थानिक। एक एग्जांपल और ये भी दे सकते हो सम स्थानिक में, ये जो है यहाँ पे नहीं थे ये एग्जांपल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हीलियम के नाभिक, और इसको तो अल्फा कण बोलते हैं। तो अल्फा कण है, इसमें 2 प्रोटॉन है। इसके हीलियम के 2He4 के नाभिक, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसको बोलते हैं अल्फा कण। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखाओ, 3 में से एक गया, 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ऐसे ही 3Li4, इसमें 4 न्यूट्रॉन है। 4 बेरिलियम 8, इसमें भी 4 न्यूट्रॉन है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल हैं सम न्यूट्रॉनिक के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा और वोल्टता का समीकरण दिया है और धारा का वर्ग माध्यम मूलमान आवर्तकाल और धारा और वोल्टता के बीच कालांतर। तो ये तो सोल्व करने की चीज़ है, इसको सोल्व करेंगे। देखो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ऐसे लिखी जाती है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस जो है क्या बोल लो, 5 बोल लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये I0 को बोलते हैं धारा का शिखर मान, शिखर मान। ठीक है, यानी पीक वैल्यू। ठीक है, ऐसे अगर ये कर्व ऐसे बनेगा और जो ये होती है पीक वैल्यू I0 इधर। ठीक है, ये होती है I0। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में ये कर्व, टी के समय के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो दिया है वो है I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू 3.5 एम्पियर है। तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS होता है जिसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूलमान। IRMS क्या होता है, I0 बाई √2। तो क्या हो जाएगा 3.5 बाई √2। इसमें काम करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.5 बाई 2 इंटू √2, ये हो जाएगा 1.75 इंटू इसकी वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.474 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गए IRMS वर्ग माध्य मूलमान धारा का। दूसरा जो है इस क्वेश्चन में पूछा था इसने कि आवर्तकाल बताओ। आवर्तकाल देखो, ये होता है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इसमें कितनी है 628। तो ओमेगा बराबर कितना है 628, और ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है हर्ट्ज में। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन क्या है आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति का उल्टा ही होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल T बराबर 1/n है आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई और 1/n यानी कि T बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और ओमेगा की 628, ये हो जाएगा 6.28 बाई 628 यानी कि 1/100 सेकंड या 0.01 सेकंड। ये क्या होगा, हमारा आवर्तकाल हो गया। ठीक है, आवर्तकाल जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तीसरी चीज इसमें बतानी है, धारा और वोल्टता के बीच में कला का अंतर। देखो धारा जो है प्लस π/6 है जिस टाइम पे, वोल्टता जो है वो माइनस के π/6 है। तो कलांतर जो हो जाएगा 5 बराबर ये π/6
इसमें से घटा दो इसकी माइनस के π/6, ठीक है। यानी इनका डिफरेंस लेना है, वो +30 -30 डिफरेंस कितने का होगा 60 का हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा π/3 यानी 60 डिग्री का हो जाएगा इनमें कला अंतर। ये क्या हो गया, धारा और वोल्टता के बीच में कला अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखे और गामा और पराबैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है, ठीक है। तो ये रहे गामा किरणों के गुण। गामा किरण पहली बात तो क्या, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबके जैसे रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, दृश्य प्रकाश, गामा वेव्स कह रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, उन सब की तरह ये भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी इसमें भी विद्युत क्षेत्र जो होगा और चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा एक दूसरे क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। तो पहली गुण जो है इनमें ये लिख लोगे, ये किरणें जो है आवेशित कणों से नहीं बनी होती है, ठीक है। इनमें कोई आवेश नहीं होता, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में आवेश नहीं होता है, और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आवेश पर ही बल लगा सकते हैं, ठीक है। और इनमें आवेश होता नहीं है, तो क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी है, मतलब इनमें तो द्रव्य कण ही नहीं है, और आवेश जो है वो द्रव्य कणों पे ही हो सकता है, ठीक है। तो इनमें आवेशित कणों से नहीं बनी है, और जो है इसका मतलब ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। दूसरी चीज जो है, निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वे निर्वात में प्रकाश के वेग से ही चलती है। तीसरा गुण जो है, ये गैसों का आयनीकरण करते हैं, परंतु इनकी जो आयनीकरण क्षमता होती है, यानी गैस में टकराएगी उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उनका, वो होता है आयनीकरण, ठीक है। तो इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कण और बीटा कण की तुलना में कम है, ठीक है, 10,000 गुनी कम और 100 गुनी कम। भेदन क्षमता इनकी ज्यादा है अल्फा और बीटा कणों से। क्या है, 30 मिलीमीटर मोटी, यानी 30 मिलीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर के आर पार चली जाती है, ठीक है। एक जो इनमें 4 गुण लिखना है, नहीं वैसे तो इन सभी को ही देख लो आप, सारे पढ़ लो, पर एक जो इनमें सबसे खास गुण है नहीं, वो है ये युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है, अगर ये किसी नाभिक से टकराता है ना, तो अवशोषित होकर इसकी तो ऊर्जा गायब हो जाएगी, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन हो रहा है। देखो ये क्या है, ये एनर्जी, गामा फोटोन में खुद में क्या है, बस एनर्जी है, मास नहीं है, रेस्ट मास तो 0। और इससे क्या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहा है, जो क्या है, जो मैटर के पार्टिकल है, द्रव्य कण है, यानी जिनके पास मास है। तो ये E = mc², वो वाला इक्वेशन दिखा रहा है, यानी एनर्जी का कन्वर्ट हो रही है एनर्जी मास में, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं युग्म उत्पादन। जब कोई अच्छा, गामा किरण होती कैसे, ये गामा किरण वही जो भी फोटोन किसी नाभिक में से निकलता है, रेडियो एक्टिविटी में जब नाभिक का क्षय होता है तो उसमें से अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकलते हैं। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अभी बताए थे, वो अल्फा कण होता है, हीलियम का नाभिक। बीटा कण में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, वे 2 होते हैं बीटा कण। और गामा फोटोन, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, यानी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि जो है कि गामा किरण और जो है पराबैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तो वो जो है गामा की कम होती है, पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि देखो इधर दिखाता हूँ, रेडियो वेव से लेकर, ठीक है, रेडियो वेव, फिर माइक्रो, इंफ्रारेड, ठीक है, फिर विजिबल लाइट जिससे हमने दिख रहा है सब कुछ, ओहो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, पर विजिबल लाइट, उसके बाद यूवी, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे, ठीक है। तो इधर से जाते जाते लैम्बडा का मान जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो यूवी से कम एक्स रे से कम गामा रेस की तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। इनकी जैसे यूवी यानी अल्ट्रावायलेट की लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एक्सरे की तो कुछ की 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और इनकी तो 0.1 एंगस्ट्रॉम 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है गामा किरण की, तो इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है इधर के साइड बढ़ती है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 10 की 8 शायद 18 19 20 में के ऑर्डर की होती होगी, निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है c/λ, ठीक है। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्घ्य, ये फ्रीक्वेंसी, और ये प्रकाश का वेग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है। देखो जो जिन क्वेश्चंस में स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, जिस क्वेश्चन पे भी स्टार है,
या जैसे खैनी क्या, ये ढैनी। अब ये 5वें का क्या है, क्राउन कांच से एक समावतल लेंस जो है बनाना है हमें। क्राउन कांच से, कांच होता है किसी टाइप का, तो लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता जो हो वो माइनस के 2.5 डायोप्टर होनी चाहिए हमें क्षमता, और इसका अपवर्तनांक दिया है 1.65। तो देखो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है अपना, सबसे पहले तो देखो क्षमता दिया है, जैसे इसने, एक सेकंड भाई, देखो ये होता है लेंस मेकर सूत्र, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू क्या है, ये जो लेंस के पदार्थ का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, f जो है उसकी फोकस दूरी, ठीक है, और ये r1 r2 जो है उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। जो समावतल लेंस में बनाना है, समावतल दोनों साइड से, ठीक है, तो इधर r1 समावतल का मतलब जिन दोनों की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो समान रहेगी, ठीक है। तो अगर इसकी वक्रता त्रिज्या जो है, इधर इसकी वक्रता त्रिज्या r1 जो होगी वो हो जाएगी, जो भी r दूरी अगर ये मतलब जहाँ भी वक्रता वो -r होगी, तो जो r2 होगी वो प्लस की r होगी। ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन हो रही है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू क्या ली जाएगी, r1 की वैल्यू ली जाएगी -r, और r2 की वैल्यू ली जाएगी प्लस का। दूसरी चीज़ जो है लेंस की फोकस दूरी का और उसकी क्षमता का भी एक रिलेशन होता है, ये, ठीक है। ये होता है P मतलब पावर यानी लेंस की क्षमता, F उसकी फोकस दूरी है। तो 1/f की वैल्यू जो है जैसे इसने दिया है वो दिया माइनस के 2.5 क्वेश्चन में, ठीक है। देखो -2.5 डायोप्टर, ठीक है, बराबर अपवर्तनांक दिया है 1.65, 1.65 -1, और हो जाएगा इधर 1/-r माइनस 1/r, ठीक है, ये हो जाएगा। तो -2.5, 1.65 में से एक जगह तो 0.65, और इधर 1/r 1/r तो माइनस के 2/r हो जाएगा, ठीक है। r हो गया -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा। तो माइनस से तो माइनस हटाओ, ठीक है, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0.65 इंटू 2/2.5। नोट करो कि f बराबर 1/p जो है ये फॉर्मूला होता है मीटर में, यानी f जो अब जो ये r होगा मेरा, यह होगा मीटर में, लेकिन मेरे को r चाहिए अगर सेंटीमीटर में, तो मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है नहीं, यानी ये 1 ये हो जाएगा 1.3/2.5 इंटू 100, अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इससे हटाएंगे 40 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 40 हो जाएगा, और ये 0 से 13 इंटू 4, ठीक है, इस 0 से ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी जो समावतल लेंस बनेगा, इधर 52 सेंटीमीटर पे वक्रता केंद्र होगा और इधर भी 52 सेंटीमीटर पे, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी ली जाएगी, 52 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रांजिस्टर वाला तो कट रहा है, स्टार लगा इस पे, इसके आगे है श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। श्रेणी LCR परिपथ, देखो तो LCR परिपथ में जो होती है उसकी प्रतिबाधा Z बराबर होती है, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC², ठीक है। और अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, यानी अनुनाद बोलते हैं हम किसी को जब XL जो होता है वो XC के बराबर होता है, उसको बोलते हैं अनुनाद, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में। और तब XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो Z बराबर R आ जाता है हमारा। यानी जो परिपथ होता है वो केवल प्रतिरोध बच जाता है उसमें, केवल प्रतिबाधा के रूप में, ठीक है। तो जब XL बराबर XC होता है, और XL की वैल्यू होते हैं ओमेगा L, L मतलब कुंडली का प्रेरक, तो ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, और XC की वैल्यू जो है, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, ठीक है। इसको मैं ओमेगा को इधर ले जाके लिख सकता हूँ ओमेगा² इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा बराबर 1/√LC, और ओमेगा होता है मेरा 2πn, अभी बताया था फ्रीक्वेंसी 2πn, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2πn इक्वल टू 1/√LC, या n इक्वल टू 1/2π
अंडर रूट एल सी, और ये क्या होगी मेरी अनुनादी आवर्ती, ठीक है, अनुनादी आवर्ती, ठीक है। तो ये हो गया अनुनादी आवर्ती, एन आर भी लिखते हैं इसको या जो भी लिखेंगे, तो अनुनादी आवर्ती एन आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। कभी पूछ ले इस चीज़ का मात्रक क्या हुआ, तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, वीमा क्या हो जाएगी T-1, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल को देखते हैं, उससे पहले देखो, उससे बोर के परमाणु मॉडल से पहले रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में देखो एक प्रॉब्लम दी कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूम रहा है नाभिक के पास, तो जब वो गोल गोल घूमेगा तो क्या हुआ, उसके पास अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, ठीक है, और ये आवेशित कण है, और इसके पास अभिकेंद्रीय त्वरण होगा सेंटर की तरफ, और त्वरित आवेशित कण हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ देगा तो अपने एनर्जी खो के एक टाइम पे क्या होगा, नाभिक में समा जाएगा, ठीक है। तो बोर ने अपना जो मॉडल दिया वो मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। उसने उसमें पहले क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपने कुछ अनुमत यानी जो कुछ फिक्स्ड कक्षाएं हैं उनमें घूमेगा, और उनमें बिना ऊर्जा खोए वो घूमता रहेगा। इसका एक कारण नहीं बताया इन्होंने कि ऊर्जा वो क्यों नहीं खोएगा, इन्होंने कहा कि बस ऐसा मान लो, ठीक है, कि ये कुछ फिक्स कक्षाएं है 1 2 3 4, ठीक है, जिनको KLMN का, इनमें वो होगा वो बिना एनर्जी लॉस करे वो जो है घूमता रहेगा, ठीक है। क्यों एनर्जी लॉस क्यों नहीं करता वो ये नहीं हम बताते, मान लो फिलहाल, ठीक है, पर ऐसा ही है, ठीक है। और अब बताओ कि भैया वे कौन सी कक्षाएं हैं, ठीक है, क्योंकि परमाणु से दूर कहाँ वो कौन सी कक्षा है जिनमें वो घूम सकता है, तो उन्होंने फिर कहा कि भैया वो उन कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, यानी h/2 पाई इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी जो कोणीय संवेग MVR होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो क्या होगा h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा इंटू n, ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, बोर के सिद्धांत के हिसाब से। तो उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग। तीसरी बात उन्होंने कही कि अच्छा ये भी बताना था स्पेक्ट्रम कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो जो उनके बीच का ऊर्जा अंतराल है, अगर नीचे कम ऊर्जा वाली से ज़्यादा ऊर्जा वाली में जा रहा है तो वो फोटोन को अवशोषित करके सेम उसी फोटोन को अवशोषित करेगा जिसकी ऊर्जा उसके ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी, ठीक है। तो वो निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जा सकता है, और फिर वो है जब ऊपर कक्षा से नीचे आएगा तो उसी उनकी जो ऊर्जा अंतराल है उसकी एनर्जी का फोटोन जो है वो छोड़ देगा, ठीक है, यानी कि ऊर्जा अंतर जो भी होगा उसी हिसाब से फोटोन की एनर्जी की होती है h या न्यू वैल्यू c/λ, ठीक है, उसी तरंग दैर्घ्य का उसी हिसाब से वो फोटोन अवशोषित करेगा या छोड़ देगा, ठीक है, जो उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाए, ठीक है, उन कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर। तो ये 3 चीज़ों पे मैन जो बोर का मॉडल था वो जो है इन्होंने कहा था समझाइए, तो समझा दिया हमने।